बात है जन जन की, किस्से, कुछ सफलताओं के, कहानियां, कुछ अनसुने नायकों की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के जरिए हर बार ये कोशिश रहती है कि हमारे देश के जो अनसुने नायक हैं, जो अनसंग हीरोज हैं, उनके संघर्षों से लेकर सफलता तक के किस्सों को आम जन तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अपने मन की बात कार्यक्रम में ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं तो इससे उनका हौसला तो बढ़ता ही है, साथ ही कई अन्य लोगों को अपने देश के लिए और भी ज्यादा बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है। हमारा आज का कार्यक्रम भी ऐसी ही तमाम अच्छी कहानियों से सजा हुआ है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं आदि क्वीन ऑफ हर्ब्स से, यानी यानुंग जामोह लेगो से, जिन्होंने आदि समुदाय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है और इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तमाम सारी व्यक्तिगत समस्याएं भी झेली, वित्तीय बाधाएं भी झेली, लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानी और अपना जीवन आदि समुदाय की सेवा करने में समर्पित कर दिया। और अब वो अपने इस काम को और आगे बढ़ा रही हैं, नई पीढ़ी तक लेकर जा रही हैं। कैसे कर रही हैं, चलिए जानते हैं। मिलिए जड़ी बूटियों की आदि रानी से। ये है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले की रहने वाली यानुंग जामोह लेगो। 58 वर्षीय हर्बल चिकित्सा विशेषज्ञ यानुंग जामोह लेगो पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ा रही हैं और आदि जनजाति की प्राचीन औषधीय प्रथाओं को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। निस्वार्थ सेवा भाव और औषधीय जड़ी बूटियों के स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता उन्हें खास बनाती है। वित्तीय बाधाओं और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और चिकित्सा विरासत में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आदि जनजाति की खोई हुई पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके कामों की सराहना की। मेरा मेहनत को इंडिया ने हमको मैंने अप्रूव हो गया। हाँ, ये सोच में देश के लिए कुछ कर रहा है। मेरा जो सच्चा काम को वो अप्रूव हो गया, वही इंडिकेट है कि मुझे वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरा ताकत भी और भी आ गया और भी आगे मैं अच्छा काम करने के लिए, कोई भी बीमार को मैं इजीली निपटाने के लिए मैं कोशिश में लगता रहूंगी जब तक मेरा आखिरी दिन ना हो। 10,000 से अधिक रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के बाद यानुंग ने न केवल लोगों के शरीर को ठीक किया है, बल्कि समुदायों को भी सशक्त बनाया है। उनकी शैक्षिक पहल ने 1 लाख लोगों को औषधीय जड़ी बूटियों के लाभों से अवगत कराया है। अपना देश के लिए प्यार, इंसान के लिए प्यार, जानवर के लिए प्यार, पेड़ पौधे के प्यार, धरती के लिए प्यार, सच्चा प्यार। जो प्यार सच्चा होता है, दिल से निकलता है, वो तो डायरेक्ट गॉड से रिलेटेड होता है ना। यानुंग जामोह लेगो हर साल 5,000 से अधिक औषधीय पौधों को भी रोपती हैं। हर्बल पौधों से मलेरिया, पीलिया, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी जैसे रोगों से बचाव के लिए तरीके अपनाती हैं। इसके अलावा लोगों को अपेंडिसाइटिस, बवासीर, अस्थमा, कैंसर, रेबीज, गुर्दे की पथरी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, खांसी, साइनसाइटिस और टॉन्सिलाइटिस आदि रोगों के इलाज किए जाते हैं। ये सारे इलाज पूरी तरह पारंपरिक हर्बल विधियों पर आधारित हैं। आदि जनजाति और पूरे अरुणाचल प्रदेश की खोई हुई पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए यानुंग जामोह लेगो का समर्पण अटूट रहा है। औषधीय जड़ी बूटियों के समृद्ध पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। यानुंग जामोह लेगो पारंपरिक उपचार विधियों की तलाश करने वाले लोगों के लिए आशा की एक किरण है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अरुणाचल प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रकृति के प्रति प्रेम और जीवन बचाने का जो जज्बा यानुंग जामोह लेगो का है, सचमुच अतुलनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हेमचंद मांझी का भी जिक्र किया कि वो कैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा लोगों का जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में आयुर्वेद का और हर्बल चीज़ों का खजाना भरा पड़ा है, बस ज़रूरत है उस खजाने को इस्तेमाल करने की सीख कैसे मिले और किस तरह से हेमचंद मांझी जैसे लोग उन हर्बल पद्धतियों से, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के जरिए लोगों का जीवन बचाने का काम कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी से उन्हें दूर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर जिले के अबूझ माड़ में पिछले 50 वर्षों से वैद्यराज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे ये हैं हेमचंद मांझी, जो देसी जड़ी बूटियों से प्रदेश और देश के कोने कोने से आने वाले मरीजों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा देते आ रहे हैं। हेमचंद मांझी ने नारायणपुर के छोटे डोंगर में उस दौर में लोगों का इलाज करने की शुरुआत की थी जब उस इलाके में कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने सेवा भाव के चलते ऐसा फैसला लिया। सुन के आते हैं तो उसको जैसे मैंने उसको पहचान में आता है वो जड़ी बूटी देते थे। जन मिर्गी के लिए भी आते हैं, कैंसर के लिए आते हैं, स्तन कैंसर, बच्चादानी कैंसर, ब्लड कैंसर, सिकली, गठियाबाद, ये सभी के लिए आते हैं। जड़ी बूटी हम जंगल से लाते हैं, उसको साफ सफाई करके हम लोग जो भी है सुखाना है, काटना है, जो भी है हम लोग वो कर लेते हैं, फिर उसको तैयार करके फिर हम लोग यहाँ पर देते हैं। बस्तर की वन औषधि में गजब की शक्ति है। अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां यहाँ मिलती हैं। सबको अलग अलग अनुपात में मिलाने से लोगों की कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। हेमचंद मांझी बताते हैं कि कई बार कैंसर के मरीज भी उनके पास एलोपैथी इलाज से निराश होकर आते हैं और फिर वो इन औषधियों के इलाज से ठीक हो जाते हैं। बहुत दूर दूर तक के थे, मतलब इलाज करे, कैंसर है, शुगर है, बीपी, किडनी विडनी सब चीज की इलाज होते हैं यहाँ। वन औषधियों में उपयुक्त मात्रा में शहद, लौंग और अन्य मसाले डाले जाते हैं। दवाई तैयार की जाती है और इस तरह 20 साल की उम्र से ही वो जड़ी बूटियों से औषधि तैयार कर रहे हैं। वो प्राचीन औषधि परंपराओं को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और अब वो नई पीढ़ी को नाड़ी से बीमारी की पहचान करना सिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इन जड़ी बूटियों के महत्व के बारे में समझे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नारायणपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वैद्यराज हेमचंद मांझी आयुष चिकित्सा पद्धति के जरिए पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय से लोगों का जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। उनके इस हौसले और जज्बे को हमारा सलाम। ऐसी ही अच्छी खबरों का सफर अभी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, आप कहीं मत जाइए, हम जल्दी से हाजिर होते हैं। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर सशक्त हो रही हैं, सशक्तिकरण की एक नई गाथा लिख रही हैं। आपको मिलवाते हैं बहराइच की कुछ महिलाओं से, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाया और जैविक कीटनाशक तैयार कर रही हैं। गाय के गोबर से नीम और लहसुन, प्याज, इन तमाम जो जैविक चीज़ें हैं उनसे वो जैविक कीटनाशक तैयार कर रही हैं। और ये कीटनाशक इतने ज़्यादा खास हैं कि आसपास के गाँव के 6000 से ज़्यादा किसान उनसे जैविक कीटनाशक खरीद रहे हैं। और अब आलम यह है कि वो इलाका जो है, वहाँ की खेती कीट मुक्त हो गई है। कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। निबिया बेगमपुर उत्तर प्रदेश के सैकड़ों दूसरे गांवों की तरह है, लेकिन इस गांव ने कुछ ऐसा किया है जो इसे बाकी गांव से अलग बनाता है। राजधानी लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में एक केंद्र है, जहां ग्रामीण महिलाएं जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और जैव नाशी तैयार करती हैं। उन्हें पैक करती हैं और बिक्री के लिए किसानों तक पहुंचाती हैं। इन्हें बनाने के लिए कच्चे माल के लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता है। ये सब उन्हें अपने आसपास ही मिल जाता है, जैसे गाय का गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के औषधीय पौधे। जैव उर्वरक को जहां मिट्टी की संजीवनी कहा जाता है, तो वहीं जैवनाशी को पौध रक्षक कहते हैं। इस नए उद्यम के पीछे जिस संगठन की मेहनत है, वो है उन्नति जैविक इकाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा किए जा रहे इसी अनूठे प्रयास की तारीफ की। 3 स्वयं सहायता समूह ज़्यादा हमारे पे माननीय मोदी जी हमका बहुत ज़्यादा सहायता की इन्हें कि हमारा 28 जनवरी में हमरे गांव के हमरे निबिया बेगमपुर के नाम भी बढ़ाइन, तो हमका बहुत हमरे 10 दीदी के हौसला बढ़ा। दरअसल ये 22 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है, जिसने बहराइच जिले में 2 ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं, जिन्हें बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के रूप में जाना जाता है। इस समूह की अगुआ राम प्यारी एक कम पढ़ी लिखी यानी निरक्षर महिला हैं, जो अपनी साथी महिलाओं के साथ चूल्हा चौका और परिवार पालन के साथ साथ भूमि सुधार पर दिमाग लगाकर अपने घर के वेस्ट पदार्थों से ही कमाई का जरिया तलाश कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। अपने घर के लिए छोटा थोड़ा से खेत पात रहा, वही में डाले के लिए खाद बनाइन, अपना डालिन, तो कुछ खाद से कुछ बीमार हुई। जो खाद हम मतलब प्रोजेक्ट तैयार किया, CPP है, मृदा संजीवनी है और पौध वर्धक, पौध रक्षक हमारी जो है, नहीं तो ये जो धरती माँ इसको ज़्यादा मतलब कुछ सफलता देती है। जिसे रासायनिक खाद डाले से का नाम है धरती राख हो जाती है, तो हमारे मृदा संजीवनी से मतलब धरती का कुछ आराम मिलता है। धरती सटी नहीं होती है, वो धरती को भुरभुरी बनाती है। जितनी कीटाणु हैं तो मतलब वो भुरभुरी बना के उपजाऊ करते हैं फल का। निबिया बेगमपुर और बिचला गांव के किसानों के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का इस्तेमाल करना एक बेहतर अनुभव रहा है। इससे उन्हें खुद से कीटनाशक बनाने या दूर से खरीद कर लाने में लगने वाले समय की बचत होती है। आज आसपास के गांवों के 6000 से ज्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी इन महिलाओं की आय भी बढ़ी है और इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बहराइच से JK सोनी की रिपोर्ट, DD न्यूज। कुछ खास करने का जज्बा हमेशा हमें और खास बनाता है और ऐसे ही खास और अहम प्रयास कर रही हैं ये महिलाएं। देश भर में अनेक प्रयास हो रहे हैं जो प्रशंसनीय हैं और जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में करते हैं। ऐसे ही और प्रयासों से अभी आपको रूबरू कराएंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने।
शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। रेडियो की ताकत एक कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, इसका अनूठा उदाहरण हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में रेडियो पर प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का जिक्र किया। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ से प्रसारित होता है, आकाशवाणी से प्रसारित होता है और प्रदेश में हाथियों के विवरण की सूचना प्रदान करता है, जिससे मनुष्य और हाथियों के बीच में सामंजस्य पैदा होता है और प्रकृति से एक खास रिश्ता जुड़ता है। हाथियों की भी जान बचती है और मनुष्यों को भी आसानी होती है। किस प्रकार ये सामंजस्य पैदा हो रहा है और कैसे ये कार्यक्रम लोगों के जीवन में एक अलग बदलाव ला रहा है, आइए देखते हैं। क्या रेडियो और हाथी का भी कनेक्शन हो सकता है? क्या रेडियो हाथियों के जीवन को बचाने में सहायक साबित हो सकता है? जी हाँ, यही तो रेडियो की खूबी है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 4 केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से हर शाम हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम का प्रसारण होता है। जंगली हाथियों से प्रभावित क्षेत्रों में जंगलों से होकर गुजरने वाली सड़कों एवं वन मार्गों का प्रयोग यहाँ के निवासियों को बंद करना आवश्यक है। इन्हीं मार्गों से हाथियों का भी आवागमन होता है, जिसे छत्तीसगढ़ के जंगल और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। सरगुजा के कमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 65 और बादल खोल अभयारण्य में 2 हाथी विचरण कर रहे हैं। 2015-16 से शुरू किए थे तो अब तक के लगभग ये 7 साल होने जा रहा है और लोग इसमें जागरूक तो होते ही हैं और पहले से जब पता चल जाता है कि हाथी इस क्षेत्र में है तो वो अपने बचाव भी कर लेते हैं और पहले की अपेक्षा लोग बाग जागरूक भी हो गए हैं। दरअसल कार्यक्रम में बताया जाता है कि हाथियों का झुंड जंगल के किस इलाके से गुजर रहा है और ये जानकारी यहाँ के लोगों के बहुत काम आती है। लोगों को जैसे ही रेडियो से हाथियों के झुंड के आने की जानकारी मिलती है, वो सावधान हो जाते हैं। जिन जिन रास्तों से हाथी गुजरते हैं, उधर जाने का खतरा टल जाता है। इससे जहां एक और हाथियों के झुंड से नुकसान की संभावना कम हो रही है, तो वहीं हाथियों के बारे में डेटा जुटाने में भी मदद मिलती है। इस डेटा के उपयोग से भविष्य में हाथियों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। हमार हाथी हमार गोठ 5 बजे सुनता रेडियो हमन हमारा हाथी आते पता चल जाते कहाँ आते कहाँ जाते तेला खेती बाड़ी करथन हमन ओखर से हमला पूरा जानकारी हमला मिल जाते खेती बाड़ी करथन। तो बढ़िया कार्यक्रम एक फायदा होते तुमला हाथी? हाँ, बहुत फायदा हो जाते हमला पता चल जाते। हमन चर्चा भी करथन कि हाथी वगैरह आते करके बोले चर्चा आकाशवाणी में चर्चा करथन। यहाँ हाथियों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुँचाई जा रही है। इससे जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को हाथियों के साथ तालमेल बिठाना आसान हो गया है। हमार हाथी हमार गोठ कार्यक्रम का ग्रामीणों को भरपूर लाभ मिल रहा है। सही समय पर हाथियों के आने जाने की जानकारी होने पर ग्रामीण जान माल की सुरक्षा कर पा रहे हैं। हाथी से प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि सपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और फिर उन सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करने भी बहुत जरूरी है। दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति से किए गए प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाते, सफलता जरूर मिलती है। और हमारे देश की बेटियां बहुत कुछ खास कर रही हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की बेटियों के हौसले और जज्बे की सराहना की। उन्होंने कहा कि किस तरह से हमारे देश की बेटियों ने दुनिया में परचम लहराया है और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली बेटियों की सराहना की। हमारे साथ आज ऐसी ही एक बेटी मौजूद हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है,
खो खो में। जी हाँ, उन्हें अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं इनकी संघर्षों की कहानी कि किस तरह से इन्होंने संघर्षों से पार पाते हुए सफलता के इस मकाम को हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नसरीन और डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि खो खो आपने ये क्यों चुना? मैंने ये गेम इसलिए चुना क्योंकि इसमें एंडोरेंस, स्पीड, एजिलिटी जो किसी और गेम में हमें मतलब हम खो खो वाले किसी भी गेम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर हम खो खो खेल रहे हैं तो। और ये तो वैसे भी हमारे माटी का गेम है, हमारे इंडियन गेम है ये। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसे देखा और स्पेशली इनकी तारीफ करी कि खो खो में क्या ऊर्जा है, क्या ताली बजाया उन्होंने, तो ये सारी चीजें खो खो वाले को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली हमें इस चीज से। किसी भी खिलाड़ी को अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और उसके संघर्ष की कहानी तभी सामने आती है जब वो एक मुकाम हासिल कर लेता है। खेल पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की कहानियां भी किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं। इस बार अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाली खो खो की कैप्टन नसरीन शेख दिल्ली की शकूरपुर की तंग गलियों में एक कमरे के छोटे से मकान में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती हैं। नसरीन के पिता मोहम्मद गफूर बाजार में पटरी पर बर्तन की दुकान लगाते हैं। 23 साल की ये खो खो खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी नसरीन शेख ने अपने जीवन में घोर आर्थिक तंगी का सामना किया है। कई व्यक्तिगत चुनौतियां भी झेली हैं, लेकिन कभी भी अपने सपनों की उड़ान की राह में इन्हें बाधा नहीं बनने दिया। ये तो बहुत टफ जर्नी थी मेरी लाइफ की। तो मेरे पापा का मैंने डेडिकेशन देखा मेरे लिए कि मेरे प्रैक्टिस की जो डाइट होती है, हमारे एथलीट की बहुत अलग डाइट होती है नॉर्मल पर्सन से। तो वो मेरे पापा जब देखते थे कि मैं मतलब गेम्स में मेरा बहुत अच्छा रुचि है, तो इसके लिए मेरे पापा पटरी बाजार लगाते हैं बर्तन का। तो एक बाजार करके फिर नाइट के लिए अगले बाजार में जाते थे। वो इसलिए जाते थे कि ये बाजार तो हमारे घर का खर्चा निकल जाएगा, बट ये जो दूसरा बाजार मैं करूँगा वो नसरीन की डाइट आएगी। नसरीन का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब साल 2019 में हुए दक्षिण एशियाई खेलों में उनकी कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। अब तक नसरीन लगभग 35 नेशनल और 2 इंटरनेशनल खेलों में शिरकत कर चुकी हैं। इसके अलावा एशियन गेम्स 2016 और 2018 में भी नसरीन शामिल थी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे मतलब कि जग में जो कहते हैं ना, वो उजाला कर रखी है बेटी ने। नसरीन के हौसलों को परवाज देने में उनके पिता का भी बड़ा रोल है। बहुत गर्व की बात है कि एक पटरी बाजार वाले के बेटी इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंचा है। अर्जुन अवार्ड लाना कोई मामूली बात नहीं। आस पड़ोस में मना करते थे, हमारे रिश्तेदार भी कुछ नाराज़गी रहता था, लेकिन हमने दुनिया की बातें नहीं सुनी। मैं सोचा कि अगर कमाने खाने से ही ज़िंदगी नहीं गुजरता, अगर देश के लिए कुछ ऐसा करो कि नाम हो। तो हमारी लड़की के अंदर लगन, एक जुनून था, थोड़ा हमने भी साथ दिया कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। नसरीन लड़कियों को खेल में बेहतर करने के लिए हमेशा जागरूक करने का प्रयास करती हैं, ताकि खेल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि करियर के रूप में देखा जाए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हौसले और जज्बे की ये कहानियां सचमुच कल्पनाओं से परे हैं और जिंदगी को एक नई उम्मीद देती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें लिख सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।